Hello students, welcome to our channel Selection Sutra. Today we are going to study class 10th history chapter The Making of Global World. ये क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और ये हिस्ट्री में अच्छा प्रेजेंस रखता है। लेकिन ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इस पूरे चैप्टर से आता नहीं है। जो चैप्टर है वो उसको सीबीएसई ने घटा दिया है। काफ़ी इसके टॉपिक्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं। तो ये चैप्टर जो है वो आ रहा है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, उसके बाद 1.1, 1.2, 1.3 और बस यहीं तक आने वाला है। इसके आगे ये सेकंड से नहीं आएगा। तो यहीं तक हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद में मैं अगर इम्पोर्टेंट लगेगा तो कभी बाद में बाकी के टॉपिक्स को डाल दूंगा और उसमें आगे हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। फर्स्ट टॉपिक इज़ द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी हम लोग अभी का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो आधुनिक दुनिया है, इससे पहले की दुनिया कैसी हुआ करती थी उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, अच्छा हम लोग इसमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है तो वहाँ से हम लोग देख लेंगे। मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जा करके देख लेंगे। वैसे थोड़ा बहुत बता दूँ तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब जैसे पूरी दुनिया जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो गई है कई चीज़ों के लिए। कई जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी तरीके से एक जगह तैयार नहीं होते हैं। जैसे वहाँ पर हमने फोर्ड जो कार है उसका एग्जांपल लिया था, तो फोर्ड कंपनी जो है वो व्हील्स कहीं और से बनवा रही है, उसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है कोई और बना रहा है, उसके स्टीयरिंग कहीं और बन रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में ये क्या है तो एक दूसरे से सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हो गई है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें ग्लोबलाइजेशन की तो वी फाउंड रेफर टू एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट इमर्ज्ड सिंस द लास्ट 50 ईयर्स सो, बट you will see this chapter the making of the global world as a long history। अगर हम लोग बात करें कि ये कब से इतना इमर्ज होना स्टार्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन, तो ये लास्ट 50 सालों की ही बात है। उससे पहले हमें इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन देखने को नहीं मिलता था पूरे दुनिया में। ऐसा नहीं था कि पहले के टाइम पर पूरी दुनिया एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थी। लेकिन इसकी अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखें तो आज से ये कई सालों पहले से इसको चलता हुआ आ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, ट्रेड के तौर पर, माइग्रेशन में पीपुल जो है, ट्रेड मतलब कि व्यापार करने के लिए लोग क्या करते थे, ट्रेड करने के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाया करते थे और गुड्स का ट्रेड क्या करते थे, लाइक स्पाइसेज, इन सब चीज़ों का, सिल्क का, कॉटन का। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोग बसने के लिए चले जाया करते थे, तो माइग्रेट करते थे। तो ये भी जो है वो बहुत बड़ा एक कारण रहा है ग्लोबलाइजेशन का। पीपुल इन सर्च ऑफ वर्क, द मूवमेंट ऑफ द कैपिटल एज मच एल्स, यानी बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह काम की खोज में जाते हैं ताकि वहाँ काम मिलेगा अच्छे से। कई लोग जो है अच्छे पैसे की खोज में जाते हैं कि अच्छा कैपिटल मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज का टाइम बात करें हम लोग तो बहुत सारे मिडिल क्लास लोग बाहर की कंट्री में चले जाते हैं वे ऑफ लाइफ के लिए, वहाँ पर अच्छी मिलती है। एज वी थिंक about the dramatic and the visible sign of the global interconnectedness in our lives today, we need to understand the phases through which this world in which we live has emerged। अगर हम लोग बात करें कि पिछले कुछ सालों में ये ग्लोबल यानी पूरी दुनिया जो है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड रह चुकी है और ये चीज़ें हमारे आज के जीवन को किस तरीके से चेंज कर चुका है, तो ये लाइफ हमें फेजेज वाइज समझने होंगे। एक बार में सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। पहले हम लोग कुछ फेज को देखेंगे, बहुत पुरानी चीज़ फेजेस के, फिर आगे के फेजेस को, इन सब चीज़ों को, यानी कि हमें एंशियंट पीरियड से स्टार्ट करना पड़ेगा किस तरीके से ये ग्लोबलाइजेशन इमर्ज हुआ है धीरे धीरे और स्टार्ट हुआ है। ऑल थ्रू द हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव बिकम स्टिडली मोर इंटरलिंक्ड। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट and the pilgrims travels vast distances from knowledge, opportunity and the spiritual fulfillment of escape persecutions। यानी कि अगर हम लोग पुराने टाइम से और ह्यूमन सोसाइटी की बात करें तो ये टाइम टू टाइम जो है वो
चीज़ें जो है हमें समझ में आएंगी कि किस तरीके से दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इंटरलिंक्ड है। अगर लोगों की हम लोग बात करें तो पुराने टाइम में बहुत सारे ट्रैवलर्स हमें देखने को मिलते हैं। ट्रैवलर्स घूमते आते थे, और ये जैसे हमने हिस्ट्री में चाइनीज़ ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ा, बहुत सारे ट्रेडर्स आया करते थे। ट्रेडर्स मतलब जो व्यापारी आया करते थे और व्यापार किया करते थे। बहुत सारे प्रीस्ट पुजारी हुआ करते थे। पिलग्रिम्स का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे धार्मिक लोग भी जब जाते हैं किसी धार्मिक यात्रा पर, तो ये भी काम हुआ है पूरे पुराने टाइम में। जैसे मक्का में लोग जाते हैं घूमने के लिए, या फिर अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी लोग घूमने के लिए जाते थे, इस तरीके से यात्रा पर जाते थे। जैसे अमरनाथ की यात्रा चलती है, इन सब चीज़ों का। इस सब में बहुत ही बड़ा डिस्टेंस लोग कवर किया करते थे, और जब कवर करते थे तो नॉलेज शेयर करते थे, अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें दिखाई देती थी, बहुत सारी स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक फुलफिलमेंट आती थी उनके अंदर। और बहुत सारे लोग जब उन्हें प्रताड़ना किया जाता था धार्मिक तौर पर, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ किया जाता है, तो इन प्रोसिक्यूशन से भी बच करके एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते रहे हैं। दे कैरिड गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल, आइडियाज़, इन्वेंशन एंड इवन जर्म्स एंड डिजीज़। तो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर के जाते थे। कई चीज़ें जो वो जानबूझ कर ले जाते थे, और बहुत सारी चीज़ें जो वो अनजाने में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते थे। जैसे बात करें तो अगर वो चलेंगे एक जगह से दूसरी जगह तो अपने साथ बहुत सारे सामान लेकर के चलेंगे, अपने पैसे लेकर के चलते थे, जो भी उस टाइम पर मनी चलता था। उनके अंदर जो भी वैल्यूज़ रहती थी, जो उनके अंदर संस्कार रहते थे, जो स्किल्स रहते थे। कई लोग जो होते थे बहुत अच्छे मार्शल आर्ट्स हुआ करते थे, तो वो इंडिया में मार्शल आर्ट्स को फैलाते थे। कई लोग योगा में अच्छा हुआ करते थे, इन सब चीज़ों को लेकर के जाते थे, अपने विचारों को लेकर के, नए नए इन्वेंशंस को लेकर के। और जो चीज़ें वो अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, लाइक जर्म्स, डिजीज़, लेकिन वो भी लेकर के ये साथ में आते थे। अगर बात करें 3000 BC की, एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन विद द प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया। जो पुराने टाइम पर कोस्टल ट्रेड यानी कि समुद्र के किनारे किनारे जो ट्रेड हुआ करता था, वहाँ से हमें देखने को मिलता है। और इसके ट्रेड्स मिलते हैं हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आज के टाइम पर पाकिस्तान और उसके आसपास के एरिया में हमें देखने को मिलता है। मोर देन अ मिलेनिया, काउरीज, हिंदी कॉल्ड द काउरी सब सी सेल्स यूज्ड फ्रॉम द करेंसी फ्रॉम द मालदीव फाउंड इन द चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। यानी पुराने टाइम पर कौड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। कौड़ी जो है वो इस तरीके का कौड़ी होता है, इसी को कहते हैं हम लोग, जो कि मालदीव से पाया जाता था। मालदीव के किनारे जो समुद्र होते थे वहाँ से पाया जाता था, और इसी को पैसे के तौर पर, एक्सचेंज के तौर पर स्टार्टिंग में जो है वो चाइना और ईस्ट एशिया में इसका यूज़ किया जाता था बहुत ही लंबे टाइम तक। ईस्ट अफ्रीका में इसका यूज होता था। द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ द डिजीज कैरिंग जर्म्स में बी ट्रेस्ड एज द बैक ऑफ द 7th सेंचुरी। यानी बात करें अगर हम लोग 7th सेंचुरी की, तो उस टाइम पर हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी जो डिजीज़ हुआ करती थी, बीमारियाँ हुआ करती थी, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाया करती थी और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फैल जाया करती थी। अगर 7th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक पहुँचे हम लोग, तो इट हैड बिकम द अनमिस्टेकेबल लिंक। यानी 13th सेंचुरी तक हमें देखने को मिलता है कि ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, अनमिस्टेकेबल हो चुकी थी और पूरे कॉन्टिनेंट में फैल चुकी थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। यानी किस तरीके से सिल्क रूट जो है, सिल्क रूट किसे खाते थे, तो यहाँ आएंगे हम लोग। तो ये पुराने टाइम पर जिसमें सबसे ज़्यादा चाइना से और इंडिया से सिल्क का ट्रेड हुआ करता था, इसी रूट को हम लोग सिल्क रूट का के नाम से जानते थे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से सिर्फ ही सिल्क का ट्रेड हुआ करता था, सिल्क के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों का ट्रेड हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था, बट मेनली बात कहें तो यहाँ से सबसे ज़्यादा सिल्क का हुआ करता था, इसलिए इसका नाम सिल्क रूट पड़ गया था। तो इसी सिल्क रूट के बारे में हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ कहा जा रहा है द सिल्क रूट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड द कल्चर लिंक्स बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि सिल्क रूट जो है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आधुनिक दुनिया से पुराने दुनिया के
बारे में अगर हम बात करें, किस तरीके से सिल्क रूट के थ्रू कल्चरल लिंक्स फैलते थे, एक दूसरे से लोग जुड़ते थे, ट्रेड व्यापार हुआ करते थे, इसका नाम सिल्क क्यों पड़ा? तो इसका नाम सिल्क रूट इसलिए पड़ा, पॉइंट्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट, इस रूट से बहुत ही ज़्यादा वेस्ट की तरफ चाइनीज़ सिल्क कार्गोज जाया करते थे, यानी सिल्क जो है वो कार्गो में भर करके बहुत ज़्यादा व्यापार करने के लिए ले जाया जाता था, इसलिए इसका नाम सिल्क रूट पड़ गया। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड द सेवरल सिल्क रूट ओवर द लैंड एंड बाई सी, नेटिंग टुगेदर वास्ट रीजन ऑफ द एशिया एंड लिंकिंग एशिया विद द यूरोप एंड द नॉर्दर्न अफ्रीका। अगर बात करें हम लोग तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ये सिल्क रूट मिला था, हिस्टोरियंस को बहुत सारे सिल्क रूट मिलते हैं जो कि लैंड से भी जाया करते थे और साथ ही साथ सी रूट से भी ये आया करते थे, और ये पूरे के पूरे एशिया को क्या करते थे, लिंक करते थे। किसके साथ? तो एशिया को ये लोग लिंक करते थे यूरोप के साथ, क्योंकि एशिया से सारी चीज़ें जाती थी यूरोप में और नॉर्दर्न अफ्रीका में बिकने के लिए, और वहाँ पर ये सब चीज़ों का ट्रेड हुआ करता था। दे आर नॉन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा, द thrived almost till the 15th century, but the Chinese pottery also traveled the same route as did textiles, spices from India and the Southeast Asia। अब ये जो सिल्क रूट है ये आज का नहीं है, ये क्रिश्चियन एरा से भी पहले का है, यानी ईसा मसीह के जन्म से भी पहले का, यानी फर्स्ट सेंचुरी से ये हमें देखने को मिलता है, और ये 15th सेंचुरी आते आते इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका था कि हमें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अब सिल्क का ही नहीं बल्कि सिल्क के अलावा स्पाइसेस का भी, टेक्सटाइल का भी, इन सब चीज़ों का भी यहाँ से व्यापार जो है वो स्टार्ट हो गया था, और चाइना के साथ साथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी सारा व्यापार जो है वो फैल चुका था अच्छे से। इन रिटर्न प्रीसियस मेटल्स गोल्ड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। अब जब यहाँ से चीज़ें बेचने के लिए बाहर ले जाई जाएंगी तो उसके बदले बाहर से कोई चीज़ें आती भी तो होंगी, तो हमें ये देखने को मिलता है कि बाहर से बहुत ही ज़्यादा गोल्ड सिल्वर ये सब यूरोप से एशिया में आया करता था इन ट्रेड्स के बदले में। ट्रेड एंड द कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रेवल्ड दिस रूट टू एशिया एज डिड एवरी अर्ली मुस्लिम प्रीचर्स और फ्यू सेंचुरीज लेटर। यानी अगर हम लोग बात करें कि ये जो एक्सचेंज होते रहता है गुड्स का और ट्रेड्स का एक्सचेंज होता है, ये हमेशा हाथों हाथ जो होता है वो चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। अगर पुराने टाइम की बात करें तो इसी रास्ते से जो क्रिश्चियन मिशनरीज हुआ करते थे, मिशनरीज मतलब जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज हुआ करते थे वो इसी रास्ते से एशिया में आते हैं, और उनके अलावा बहुत सारे मुस्लिम प्रीचर्स यानी मुस्लिम जो आक्रमणकारी हुआ करते थे, इन्वेडर्स हुआ करते थे, वो लोग भी इसी रास्ते से एशिया में और साथ ही साथ इंडिया में भी आए थे बाद में, और फिर इंडिया में हमें देखने को मिला था जो ये लोग कॉलोनाइजेशन करके यहाँ रहे थे, इन्वेड किए थे। मच बिफोर ऑल दिस बुद्धिज्म इमर्ज्ड फ्रॉम द ईस्टर्न इंडिया स्प्रेड इन अ सेवरल डायरेक्शंस थ्रू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन द सिल्क रूट। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात एक्चुअली ये भी है कि इसी के साथ साथ बहुत सारे बुद्धिज़्म के लोग जो थे वो इंडिया से बाहर चाइना में, उसके अलावा और भी अलग जगहों पर, अलग अलग कंट्रीज़ में लाइक जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इन सब जगहों पर ट्रैवल किए थे, और साथ बुद्धिज़्म को फैलाया गया था, और बुद्धिज़्म का डायरेक्शन भी इसी रास्ते से हुआ था पूरी दुनिया में। तो इसी सिल्क रूट से क्या हो रहा था, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि सिल्क का ट्रेड हो रहा था। सिल्क के साथ साथ हमें देखने को मिला कि टेक्सटाइल का भी ट्रेड होने लगा, स्पाइसेस का भी हो रहा था। इसी के साथ यहीं से बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज़ भी आ रहे थे। क्रिश्चियन मिशनरीज़ के साथ बाद में हमें देखने को मिला कि जो मुस्लिम प्रीचर्स थे ये भी इसी रास्ते से इंडिया और बाकी के जगहों पर इन्वेड करने के लिए आए थे, और इसी रास्ते से हमें देखने को मिलता है कि बुद्धिज़्म जो है वो पूरे दुनिया में क्या हुआ था, फैला था। तो ये सब हमें सिल्क रूट में हमें देखने को मिला। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड ट्रेवल्स
spaghetti and potato. Food offers many examples of the long distance culture exchange. Traders and the travelers introduced new crops to the land and they traveled. अब जब लोग जो है वो लंबे यात्रा पर जब जाया करते थे तो इससे बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंज भी देखने को मिलते थे। मतलब ये अपने कल्चर को दूसरे लोगों में पहुंचाते थे, दूसरे लोग अपने कल्चर को इनको देते थे। तो इसी को हम लोग कल्चरल एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। जैसे कल्चरल एक्सचेंज का मतलब खाने का तरीका हो सकता है, क्या खाना है, क्या पीना है, इन सब का तरीका हो सकता है। ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स जो थे जब इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस पर घूमने के लिए निकलते थे तो वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर के निकलते थे। जैसे बहुत सारे खाना लेकर के निकलते थे अपने साथ इन सब चीज़ों को। तो इन्हीं चीज़ों में जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उन खाने को और उन सब चीज़ों को एक लोगों से दूसरे लोगों में पहुंचाया करते थे। इवन रेडी फूड स्टॉफ इन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइट हैज शेयर द कॉमन ओरिजिन्स। यानी बहुत जगहों पर जो रेडी खाना होता है, जो खाना बना हुआ होता है, उनमें भी बहुत सारे सेम ओरिजिन्स हमें देखने को मिलते हैं, कॉमन ओरिजिन्स देखने को मिलते हैं। अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो स्पैगेटी और नूडल्स का देखने को मिलता है। इट इज़ बिलीव दैट द नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पैगेटी। यानी हमें देखने को मिलता है कि यही जो नूडल्स था ये कहाँ से आया था, तो ये चाइना का था। और चाइना से ये ट्रेवल करके कहाँ गया था, तो चाइना से ये ट्रेवल करके गया था इटली यानी यूरोप में। और यूरोप में जब गया था तो इसका नाम पड़ गया था स्पैगेटी। देखने को मिलता है। परहैप्स द अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 5th century सिसिली एंड आइसलैंड कॉल्ड इटली। यानी वैसे ही हमें पास्ता के बारे में भी देखने को मिलता है कि अरब ट्रेडर्स जो थे वो किस तरीके से इसको इटली तक पहुंचाए थे। इसके अलावा बात किया जाए तो सिमिलर फूड्स नॉन इन इंडिया एंड जापान सो द ट्रूथ अबाउट दीज ओरिजिन्स इन नेवर बी नॉन येट सच एज द गेसवर्क सजेस्ट द पॉसिबिलिटीज फॉर द लॉन्ग टाइम कल्चरल कॉन्टैक्ट इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। यानी अगर इसके अलावा इंडिया में भी और इंडिया और जापान के बहुत सारे फूड को देखें तो उनका भी ओरिजिन हमें कॉमन देखने को मिलता है, एक ही जैसे फूड देखने को मिलते हैं। लेकिन आज तक हमें इनके बारे में अच्छे से पता नहीं चल पाया। पक्का रहा होगा कि जो पॉसिबिलिटी ये है कि जो लोग गए होंगे एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके तो अपने साथ ये खाना लेकर गए होंगे और फिर एक दूसरे के बीच में क्या हुआ होगा, तो कल्चरल एक्सचेंज हुआ होगा। मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड सच एज पोटैटो, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटोज, चिली, स्वीट पोटैटोज एंड सो on were not known to the ancestors until even the 5th century ago। अगर पिछले हम लोग सिर्फ 500 साल पहले की बात करें, 500 years ago, तो इन सब चीज़ों के बारे में हो सकता है कि हमारे एंसेस्टर्स को पता ही ना हो। किन सब चीज़ों के बारे में, तो पोटैटो हो गया, सोया हो गया, ग्राउंड नट हो गया, मेज़, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो। क्यों नहीं पता होगा भाई? आज के टाइम पर अगर हम लोग इंडिया में देखें तो सबसे ज़्यादा किन चीज़ों का सेवन किया जाता है, तो इंडिया में पोटैटो का, सोया का, ग्राउंडनट का, इन्हीं सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा सेवन किया जाता है। लेकिन बहुत ही ताज्जुब की बात यह है कि जिनका सेवन आज के टाइम पर हम लोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं, ये आज से 5 century अगो यानी 500 साल पहले तक हमारे यहाँ कोई हमारे पूर्वज इनके बारे में जानते भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे यहाँ की है ही नहीं। ये जो है वो अमेरिका से इंडिया में आया था यूरोप के थ्रू। दीज फूड वर ओनली इंट्रोड्यूस इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर द क्रिस्टोफर कोलम्बस एक्सीडेंटली डिस्कवर द वास्ट कॉन्टिनेंट दैट वुड लेटर बिकेम नॉन एज द अमेरिका। यानी ये सब हमारे इंडिया में तभी आया क्योंकि जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो एक्सीडेंटली वो निकला था इंडिया की खोज करने के लिए, लेकिन गलती से ये पहुंच गया अमेरिका। और उन्हीं अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इन सब चीज़ों का सबसे पहले उगाया जाता था। फिर वहाँ से ये यूरोप पहुँचा और यूरोपियंस जब इंडिया में आए तो अपने साथ इन सब चीज़ों को लेकर के आए थे और इंडिया में लोग इन चीज़ों को खाने लगे। अब जब हम लोग यहाँ पर यूरोप अमेरिका कह रहे हैं तो अमेरिका का मतलब सिर्फ यूएसए की बात नहीं हो रही है।
अमेरिका का मतलब दोनों कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। और साथ ही साथ इनके साथ जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं, जैसे आप लोगों ने अगर क्रिकेट देखते होंगे तो वेस्ट इंडीज़ का नाम सुने होंगे, तो वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री नहीं है, कैरेबियन आइलैंड से उनको मिला करके वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है। तो इन सब जगहों की बात किया जा रहा है। और कॉमन फैक्ट ये है कि ये सब कॉमन फूड्स जो हैं वो हमें अमेरिकन ओरिजिन देखने को मिलते हैं, यानी अमेरिका में ही सबसे पहले इनको उगाया जाता था और यूज किया जाता था। और जो अमेरिका में रहने वाले नेटिव्स हुआ करते थे, जो वहाँ के मूल निवासी हुआ करते थे, उनको रेड इंडियंस या फिर अमेरिकन इंडियंस के नाम से जाना जाता है। जहाँ यहाँ अमेरिकन इंडियंस कहा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जो इंडियन है और वो जाकर के अमेरिका में बसे हैं, तो ऐसे लोग को नहीं कहा जा रहा है। एक्चुअली में जो वहाँ रहने वाले लोग थे उन्हीं को अमेरिकन इंडियंस के नाम से जाना जाता था। तो उन्हीं के ज़रिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले उगाई जाती थी, और वहाँ से ये यूरोप पहुँचा और यूरोप से ये इंडिया पहुँचा। समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड डेथ। कई बार क्या होता है कि कुछ जो क्रॉप्स होते हैं वो लोगों के लिए जीवन और मरण का चीज़ बन जाती है। जैसे अगर एग्जांपल दिया जाए तो यूरोप में जो गरीब लोग हुआ करते थे, वो इतने गरीब हुआ करते थे, वो अच्छे से खाना भी नहीं खा पाते थे और लंबे जीवन को नहीं जी पाते थे। तो ऐसे में उनके जीवन में आता है पोटैटो। तो पोटैटो क्या होता है कि वहाँ पर इतना आसान हो जाता है और इतना ईजिली अवेलेबल हो जाता है कि वहाँ के सभी लोग जो हैं वो पोटैटो की खेती करने लगते हैं, आलू उगाने लगते हैं और उसी को खाने लगते हैं। और इसी वजह से एक बार क्या होता है कि वहाँ के लोगों को, यहाँ जो गरीब लोग होते थे, पेजेंट्स जो हुआ करते थे, वो लोग पूरी तरीके से पोटैटो पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। एक बार क्या होता है कि बहुत ही खतरनाक डिजीज़ फैलता है और सारे पोटैटो के जो क्रॉप्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कब? तो ये टाइम था 1840s का। उस टाइम पर जितने भी पोटैटो थे सब के सब डिजीज़ की वजह से, एक बीमारी की वजह से ख़राब हो गए, और इस वजह से हज़ारों लाखों लोगों तक खाना ही नहीं पहुंच पाया, और इस वजह से वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ लोग जो थे वो भूखमरी से, स्टारवेशन से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस तरीके से कोई एक क्रॉप जो है वो लोगों के लिए जीवन भी बन सकता है, और वो फेलुअर हो जाए तो फिर वहाँ पर मरण का भी काम हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड, यानी किस तरीके से जीता जा रहा है, किसके हेल्प से? तो डिजीज़ के हेल्प से और ट्रेड के हेल्प से। प्री मॉडर्न वर्ल्ड सैंक greatly in the 16th century after the European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the western ocean to the America। यानी अगर आधुनिक दुनिया से पहले वाली दुनिया की बात करें तो उस टाइम पर दुनिया जो है लगभग 16th सेंचुरी तक ये जो है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका था। क्यों भाई? क्योंकि यूरोपियन सेलर्स जो थे, जो सी रूट से जाया करते थे, उन्होंने सी रूट से एशिया का भी रास्ता ढूंढ लिया था और साथ ही साथ में अमेरिका का भी रास्ता ढूंढ लिया था। फॉर सेंचुरीज बिफोर द इंडियन ओशियन हैड बीन द बस्टलिंग ट्रेड विद द गुड्स, पीपुल, नॉलेज, कस्टम्स एक्सेट्रा क्रिस क्रॉसिंग इन वाटर्स। अगर बात करें हम लोग उससे कुछ ही सेंचुरीज पहले की बात करें तो इंडिया जो थी वो सबसे ज़्यादा इंडियन ओशियन का यूज हुआ करता था ट्रेड करने के लिए, गुड्स के लिए, लोगों के आने जाने के लिए और नॉलेज के लिए। क्योंकि नॉलेज के लिए लोग यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इन सब में आया करते थे। कस्टम्स को फॉलो किया करते थे, यहाँ के जो ट्रेडिशंस हुआ करते थे। यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ थी इसलिए वाटर की कमी नहीं थी, तो इन सब चीज़ों का फॉलो होता था। बट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेंट्रल टू द फ्लोज, द क्रूशियल पॉइंट इन द नेटवर्क। The entry of the Europeans helped expand or redirect some of these flows towards the Europe। उस टाइम पर क्या हुआ करता था कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था, आसपास के जो रीजन हुआ करते थे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीजन और सेंट्रल रीजन हुआ करते थे। किसी को भी यूरोप से कहीं जाना हो, साउथ में, साउथ यानी कि साउथ एशिया में जाना हो, तो इसी रीजन का इस्तेमाल किया करते थे और यहीं से सारे ट्रेड्स हुआ करते थे। Before its discovery, the America had been cut off from the regular contact with the rest of the world for the millions of years। जब तक अमेरिका की खोज नहीं हुआ था, अमेरिकन कॉन्टिनेंट का खोज नहीं हुआ था, उससे पहले तक
इंडियंस के बारे में या फिर इधर की दुनिया के बारे में, उधर के बारे में कोई भी पता नहीं हुआ करता था, और उधर के लोग हमारे बारे में कोई भी बातें नहीं जाना करते थे। इसलिए वो पूरी तरीके से मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए कटे हुए थे बिल्कुल। वो दुनिया में किसी के साथ व्यापार नहीं किया करते थे, किसी के साथ जानते भी नहीं थे, कहीं जाते भी नहीं थे। बट फ्रॉम द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के बाद हमें देखने को मिलता है कि वास्ट लैंड ऑफ द अबेंडेंट क्रॉप्स एंड द मिनरल्स बिगेन द ट्रांसफॉर्म ट्रेड एंड लाइफ्स एवरीवेयर। 16th सेंचुरी के बाद जब क्रिस्टोफर कोलंबस वहाँ पर खोज कर लेता है, तो उसके बाद देखने को मिलता है कि बहुत बड़ा लैंड जो था नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में, जो कि खाली पड़ा हुआ था, तो वहाँ पर क्रॉप्स उगाने के लिए, वहाँ से मिनरल्स निकालने के लिए, और फिर उनको ट्रेड करते थे लोग कहाँ पर, तो जा कर के यूरोप में। इसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि प्रीशियस मेटल्स पार्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मैक्सिको आल्सो इनहेंस द यूरोपियंस वेल्थ एंड फाइनेंस इट्स ट्रेड विद एशिया। तो जैसे ही ये देखने को मिलता है कि अब जो वहाँ से बहुत सारे कीमती कीमती मेटल्स निकलते थे, लाइक सिल्वर वहाँ के माइन से निकलते थे, और निकल करके ये सब चले जाते थे यूरोप में, और यूरोप में ये वेल्थ के रूप में अब रखे जाने लगे थे। और इन्हीं प्रीशियस मेटल्स का इस्तेमाल करके वो लोग कहाँ भेजते थे, तो एशिया में जा कर के सामान को खरीदते थे, और फिर एशिया में चीज़ें जाती थी। ये इंटरलिंक अब आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या होता था, तो पेरू में, ये कहाँ पर था, मैक्सिको, ये मौजूद है अमेरिका में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मौजूद है। तो वहाँ से क्या करते थे कि यूरोपियंस इन सब को निकालते थे और ले करके यूरोप जाते थे, और फिर ये लोग एशिया से क्या करते थे, तो एशिया से बहुत सारी चीज़ों का ट्रेड करते थे, लाइक सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, इन सब चीज़ों का, स्पाइसेस का, क्रॉप, इन सब चीज़ों का ट्रेड किया करते थे। तो यहाँ से ये चीज़ें लेते थे और प्रीशियस मेटल्स जो है वो एशिया में भेज देते थे। इस तरीके से पूरा सिस्टम चलने लगा था। लेजेंड्स स्प्रेड इन द 17th सेंचुरी यूरोप अबाउट द साउथ अमेरिकाज शेडेड वेल्थ, मैनी एक्सपेडिशंस ऑफ सर्च ऑफ द एल डोराडो, द फेवेबल सिटी ऑफ गोल्ड। यानी कि 17th सेंचुरी आते आते ऐसी बातें चलने लगी थी, क्योंकि वहाँ से इतना ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर आता था, ऐसी बातें चलने लगी कि वहाँ पर पूरा का पूरा एक ऐसा शहर है जो कि सिटी ऑफ गोल्ड है। यानी पूरा का पूरा शहर जो है वो कैसा है, तो सोने का है, लंका जैसा, लंका जैसा ही बात कर रहे थे लोग कि पूरा का पूरा शहर है जो कि गोल्ड से बना हुआ है। तो लोग क्या करते थे कि अपने अपने पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनीज ऑफ द अमेरिका वाज डिसाइसिवली अंडर द मिड 16th सेंचुरी। तो मिड 16th सेंचुरी के बीच आते आते क्या होता है कि बहुत सारे जो पोर्टुगीज और स्पेनिश लोग हुआ करते थे, वो लोग कॉलोनाइजेशन के लिए अमेरिका में अपने लोगों को भेजते थे, और वहाँ पर एक्सपेडिशन किया करते थे, वहाँ से अंदर से सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करते थे और सारी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते थे। यूरोपियंस कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ द सुपीरियर फायर पावर, इन फैक्ट दैट द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्कर्स वाज नॉट कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन्स एट ऑल। यानी जब ये यूरोपियंस उन पर कब्जा करने के लिए अपने लोगों को भेजते थे, तो सिर्फ और सिर्फ ये लोग फायर पावर का ही इस्तेमाल नहीं करते थे, यानी गन या तोप, सिर्फ इन्हीं चीज़ों का ये लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि इसके अलावा इनका जो वेपन था स्पेनिश कॉन्करर्स का, उनका वेपन कुछ और था, ये मिलिट्री वाला वेपन नहीं था। तो क्या था भाई, तो इनके पास मौजूद था जर्म्स, सच एज दोज द स्मॉल पॉक्स एंड दे कैरीड ऑन देयर पर्सन। तो उस टाइम पर यह कौन सा बीमारी था, तो इसका नाम था स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स ये क्या करते थे, तो ये अपने लोगों में ये स्मॉल पॉक्स जो है वो डालते थे। यानी कि अगर किसी को बीमारी हुई है स्मॉल पॉक्स की, तो उस इंसान को पकड़ते थे, और बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशंस अमेरिकन ओरिजिनल इनहेबिटेट्स हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस डिजीज दैट केम फ्रॉम यूरोप, स्मॉल पॉक्स इन पार्टिकुलर प्रूव द डेडली किलर। चूँकि अब जो ये अमेरिकन्स हुआ करते थे, अमेरिकन्स मतलब साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के जो लोग हुआ करते थे, ये बहुत लंबे टाइम तक किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं आए थे बाहर के,
तो इन सब चीज़ों के इनके अंदर इम्यूनिटी मौजूद नहीं थी, इन सब बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी मौजूद नहीं थी। तो जब ये लोग जो है वो यहाँ जाया करते थे तो बहुत ही ज़्यादा लोग जल्दी संक्रमित हो जाते थे, इससे इन्फेक्टेड हो जाते थे, और बहुत सारे लोग जो थे इस स्मॉल पॉक्स से मारे जाते थे। ये क्या बन गया था, तो बहुत ही डेडली किलर बन चुका था, बहुत ही खतरनाक किलर बन चुका था। बहुत सारे नेटिव अमेरिकन जो हुआ करते थे उनको ये मारने का काम करता था। वंस इंट्रोड्यूस्ड इट spread deep into the continent ahead even any Europeans reaching there. It killed and decimated whole community, paving the way for conquest. यानी कि क्या होता था कि ये पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत ही अंदर तक फैल चुका था, और फैलने के साथ साथ ये सभी को मारता जा रहा था। अगर कोई यूरोपियंस भी इसके कांटेक्ट में आते थे तो वो भी मारे जाते थे। तो ये इतना खतरनाक बन चुका था कि पूरे के पूरे कम्युनिटी को ख़त्म कर देता था, साफ कर देता था, और अमेरिका में बहुत सारे लोग जो थे वो इस स्मॉल पॉक्स से मारे गए। गन्स कुड बी वाउट और कैप्चर्ड एंड turned against the invaders, but not disease such as the smallpox, which conquerors were mostly immune. यानी कि मान लो कोई गन है, तो गन को तो तुम कब्जे में लेकर के और फिर इसको उसके अपने दुश्मन के खिलाफ ही इस्तेमाल कर सकते हो और फिर उसके खिलाफ लड़ सकते हो। लेकिन जो इस तरीके की बीमारी हुआ करती थी, इनको किसी भी तरीके से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अमेरिकन्स जो थे वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, और इससे ये हमेशा अमेरिकन्स को मारता ही था और ये कॉन्कर करने का काम कर रहा था, क्योंकि उनके अंदर इम्यून सिस्टम मौजूद नहीं था उस टाइम तक। Until the 19th century, poverty and hunger were common in the Europe. Cities were crowded and the deadly disease were widespread. Religious conflict were common and the religious dissenters were persecuted. यानी कि अगर हम लोग 19th सेंचुरी तक बात करें तो जो यूरोप था वहाँ पर बहुत अच्छी हालत नहीं थी, वहाँ पर बहुत ही गरीबी थी, लोग भूखे मरते थे। उनके जो शहर थे वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड, यानी बहुत सारी पॉपुलेशन हो चुकी थी, वहाँ पर बहुत सारी खतरनाक बीमारियाँ फैल चुकी थी, और पूरे के पूरे जगहों में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे, यानी धर्म के आधार पर लोग आपस में लड़ा करते थे, मरा करते थे। जैसा आज के टाइम पर हमें यूरोप देखने को मिलता है वैसा यूरोप नहीं था उस टाइम पर। बहुत सारे कम मात्रा वाले जो लोग हुआ करते थे उनके साथ प्रोसिक्यूशन हुआ करता था, उनको लोग भगाया दिया करते थे वहाँ से। थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लीड यूरोप फ्रॉम अमेरिका। तो क्या होता है कि हज़ारों लोग जो है वो यूरोप से भाग जाते हैं, और कहाँ चले जाते हैं वो लोग यूरोप अमेरिका में चले जाते हैं यूरोप से। एंड बाय द 18th सेंचुरी प्लांटेशन वर्कड बाय द स्लेव्स कैप्चर्ड इन अफ्रीका वर ग्रोइंग कॉटन शुगर फ्रॉम यूरोपियन मार्केट्स। और क्या होता है कि जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो प्लांटेशन करना स्टार्ट करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर खेती करना स्टार्ट करते हैं, और उन खेती में प्लांटेशन करने के लिए लोग कहाँ से आते थे, तो वो लोग दास के तौर पर, स्लेव्स के तौर पर अफ्रीका से बहुत सारे लोगों को पकड़ कर लाते थे, और वहाँ पर कॉटन और शुगर की खेती कराते थे, और फिर इन चीज़ों को यूरोपियन मार्केट्स में जा कर के बेच दिया करते थे। ये पूरा सिस्टम जो है वो बन चुका था और चलने लगा था। अनटिल वेल इनटू द 18th सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वर अमॉन्ग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज। अगर हम लोग 18वीं शताब्दी तक की बात करें, 18th सेंचुरी तक, तो इस टाइम तक चाइना जो था और इंडिया जो था वो सबसे अमीर कंट्रीज़ हुआ करते थे, क्योंकि जितनी भी हम लोग अभी पढ़े कि सिल्क रूट जो था वो यहीं से होकर के गुजरता था, तो जितनी भी चीज़ों की व्यापार हुआ करता था वो इन्हीं कंट्री से हुआ करता था, और बाहर से यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड आता था, और यहाँ से जो थे वो गुड्स यूरोप में जाया करते थे। इसलिए चाइना और इंडिया जो था वो सबसे अमीर कंट्री हुआ करता था उस टाइम पर। दे वर ऑल्सो प्री इमिटेंट इन एशियन ट्रेड एंड हाउ फ्रॉम द 15th सेंचुरी चाइना इज सेड टू हैव द रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्टैक्ट एंड रिस्ट्रिक्टेड इनटू द आइसोलेशंस। 15th सेंचुरी तक बात करें तो चाइना जो था
वहाँ पर सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड थी, बाहर से कोई व्यापार या फिर किसी भी तरीके की कॉन्टैक्ट मौजूद नहीं थे। ये लोग बिल्कुल आइसोलेशन में थे, बिल्कुल अकेले काम किया करते थे और अपने ही जगहों पर ये लोग उगाया करते थे और खाया करते थे। China's reduced the role and the rising importance of the Americas gradually moved to the center of the world trade westward. Europe now emerged as the center of the world trade। और इसी वजह से क्या हुआ था कि जब चाइना अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, वो अमेरिका तक पहुंच नहीं पाता है और अमेरिका के गुड्स यहाँ तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस वजह से जो यूरोपियंस थे वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं और यूरोपियंस बीच में एक्सचेंज का काम करते थे। और इसी वजह से यूरोप जो हमें देखने को मिलता है वो 20 सेंचुरी आते आते 20th सेंचुरी आते आते यूरोप दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर बन जाता है और ट्रेड करने वाली कंपनी जो है वो यूरोप में हमें देखने को मिलती है। फिलहाल जो है वो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है स्लेव्स फॉर सेल न्यू और लेस। ये जो है स्लेब्स यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, दास बेचे जा रहे हैं और ख़रीदे जा रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को दिखाया गया है। इसके आगे जो 19th सेंचुरी है ये बोर्ड के टॉपिक नहीं है, इस बार हटा दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। बाद में मैं अगर ज़रूरी समझूंगा तो एक वीडियो बना करके आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू कर दूंगा, अदरवाइज़ आप लोग यहाँ तक पढ़ लेंगे अच्छे से, क्वेश्चन आंसर इसके कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर की वीडियो ला दूंगा। और ये एनसीईआरटी सीरीज चल रही है 9th और 10th क्लास की, वो अच्छे से हम लोग कवर करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे लोगों तक और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए और एग्ज़ाम पास आने वाला है तो पढ़ते रहिए। और दिवाली भी बीत गई है, छठ भी बीत जाएगा और धीरे धीरे सारी चीज़ें बीत जाएंगी, तो अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत जल्द एग्ज़ाम आने वाला है। थैंक यू।